Good evening, everyone. Welcome to channel UPSC Prelims Mindset. Aspirants, I hope आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. यूपीएससी सीएससी रिजल्ट आया है, उससे आप मोटिवेट हुए होंगे, है ना. एंड जैसा कि आपको पता है, वी आर डूइंग द लेक्चर सीरीज फॉर इंडियन इकोनॉमी PYQ फ्रॉम 2013 टू 2025. उसी में नेक्स्ट अध्याय है, जिसमें आज हम बेसिकली 2-4 छोटे छोटे चैप्टर मर्ज करके पढ़ेंगे. दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, बजट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेट्रा, है ना. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तकरीबन 35 to 40 मिनट्स का ये लेक्चर होगा विद सम अलाइड इन्फॉर्मेशन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन. तो सबसे पहला जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: UAE, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, बांग्लादेश. हाउ मेनी कंट्रीज एक्सक्लूडिंग इंडिया जो कि यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं? तो देखिए, जब ये पूछा गया था आज के डेट में, टोटल 8 नेशंस हैं, है ना, जो यूपीआई को एक्सेप्ट करते हैं. कौन कौन से हैं भाई? तो वो है सिंगापुर, UAE, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, SL फॉर श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस एंड कतर. औरों से बात चल रही है, जैसे थाईलैंड वगैरह भी जल्द लिस्ट में ऐड होगा. ये लेटेस्ट है ना, मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो लेटेस्ट है. तो अब देखते हैं, UAE होगा, फ्रांस होगा, सिंगापुर होगा, जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बांग्लादेश में ऐसा कुछ भी नहीं है. सो ओनली थ्री दैट इज बी इज करेक्ट आंसर. सिर्फ 3 होंगे जो इंडिया के यूपीआई को एक्सेप्ट करते हैं. वहां भी आप जाएंगे घूमने, ठीक है, या आप वहां पर रहते हैं, NRI हैं, तो यूपीआई पेमेंट जो है वो वहां पर एक्सेप्टेड किया जाता है. ठीक, चलिए नेक्स्ट. और ये सर कहाँ से समझ में आएगा? देखिए, जब जब करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ते हैं, वहाँ ऐसे चीज़ आपको मदद करेंगे जानने में. नेक्स्ट. इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में कौन कौन ट्रेड कर सकता है? रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे मैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों में, तीनों में बिल्कुल. पेंशन फंड्स, है ना, पेंशन फंड जैसे NPS हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF हो गया, ये सारे भी दोनों में, सभी में ट्रेड कर सकते हैं. और इंश्योरेंस कंपनीज, है ना, चाहे लाइफ वाली इंश्योरेंस हो या जनरल नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, ये भी इसमें ट्रेड कर सकती है. सो इसका आंसर तीनों होगा, है ना. सर ये कहाँ से आइडिया होगा? जब आप कोर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वहाँ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं पाएंगे, तो उस बिहाफ पे आप ये आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट. The self-help group program was originally initiated by State Bank of India by providing microcredit to financial deprived. अब देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? जैसे एग्जांपल आपने सुना होगा, एक बहुत फेमस एग्जांपल सभी को याद होता है, सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन. ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये आपस में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, लेंड करते हैं एक दूसरे को, कल्चर ऑफ थ्रिफ्ट डेवलप करते हैं. थ्रिफ्ट मतलब सेविंग, एक अच्छा वर्ड है ना. तो ये आपस में करते हैं. इसमें ये आपस में शुरू होता है, किसी स्टेट बैंक ने इसे शुरू नहीं किया था. सो दिस इज रॉन्ग आंसर. इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स. मैंने आपको बताया कि आपस में लेंडिंग करते हैं. सो दिस इज करेक्ट आंसर. RRB एंड SCB सपोर्ट SG. हाँ, ठीक है, किसी बैंक ने इसको स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन जो रीजनल रूरल बैंक है और कमर्शियल बैंक्स हैं, इसको सपोर्ट करती हैं तरह तरह की स्कीम्स लाके. ये भी सही बात है. सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज B इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अटल जी की सरकार ने स्टार्ट किया था, है ना. शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? किस किस पर्पस के लिए लोन्स दिया जाता है फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा? मेरा ये एक्चुअली गलत हो गया था 2020 में, है ना. क्यों हुआ था वो भी आपको बताऊंगा. वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, बिल्कुल, जो फार्म के एसेट्स हैं, जो आपके खेती में एसेट्स हैं, उनको मेंटेनेंस के लिए, खेत को मेंटेन करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल है उस पर लगता है, बिल्कुल लगता है, जैसे बीज वगैरह के लिए, है ना, खाद, फर्टिलाइजर्स के लिए. परचेज ऑफ ट्रैक्टर्स, मिनी ट्रक्स, हार्वेस्टर्स, इसके लिए कोई लोन नहीं मिलता है. ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कभी भी आपको नहीं मिलेगा ट्रैक्टर और ट्रक खरीदने के लिए. मुझे लगा था मिलता है और इसलिए गलत हो गया था. कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म हाउस होल्ड्स,
ठीक है, जो किसान का परिवार है उसके जो कंज्यूम करेगा उसके लिए भी लोन मिलता है, बिल्कुल। मुझे लगा था 3 नहीं मिलता, इसलिए मैंने गलत मार दिया था। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, उसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग वगैरह के लिए भी होता है, बिल्कुल होता है, पैकिंग वगैरह के लिए भी। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, है ना। तो देखिए 2 होगा नहीं तो ये गया ना, और ये गया, ठीक। तो अगर आप देख कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, इसके लिए भी कोई भी आपको वो नहीं मिलता है, कोई भी लोन नहीं मिलता है। सो ओनली 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर, अब ऐसे सवाल कई सारे सवाल छोड़ने के लिए भी होते हैं। अब ये किसान क्रेडिट कार्ड बहुत पहले लॉन्च हुआ था, अचानक से यूपीएससी को क्या सूझा कि 2020 में जा करके इससे उसने सवाल पूछ दिया। तो ऐसे कई सवाल छोड़ने के लिए भी होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे सवाल जो सब लोग गलत करते हैं या छोड़ते हैं, वैसे सवाल छोड़ने से आप पीछे नहीं होते। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस जहाँ सब लोग सही कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, वहीं आप पीछे होना शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2020 इन इंडिया, cyber insurance for individuals, which of the following benefits are covered in addition to payment for the loss of funds? कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर इन केस ऑफ मेलवेयर, बिल्कुल सही बात है। अगर साइबर अटैक में आपका मेलवेयर से कंप्यूटर खराब हुआ तो उसकी रिपेयर के लिए पैसा मिलता है, न्यू के लिए पैसा नहीं मिलता है कि आप नया कंप्यूटर खरीदें। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर देखिए अगला स्टेटमेंट है, ये नहीं मिलता है। तो 2 नहीं होगा तो ये गया, ये गया, ये गया, ऐसी आंसर आएगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ हायरिंग कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस, बिल्कुल सही बात है, इसके लिए पैसा मिलता है। कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट, इसके लिए भी मिलता है। सो 2 नहीं होगा, 1, 3, 4 इज द राइट आंसर। अगेन जहाँ इतने ऑप्शन हो, अगर आप पूरी उस लॉ को पढ़े होंगे तो ही आप जानेंगे। तो ऐसे को मैं भी जनरली अवॉइड करता था और आप भी कर सकते हैं ऐसे सवाल को। देखिए इट्स वेरी नेसेसरी इन प्रीलिम्स टू नो कि किस सवाल को टच करना है, किस सवाल को टच नहीं करना है। अब इसमें अगर आप एक दो ऑप्शन भी पहचानेंगे, माने बिल्कुल लिख लोरा पड़ पत्थर है, बिल्कुल ही सन्नाटा है, कई सारे ऑप्शंस में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो इट्स मच बेटर टू लीव सच क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट सर्विस एरिया अप्रोच, SAA शॉर्ट में कहते हैं, वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम। ये यूपीपीएससी में भी सवाल पूछा हुआ है ना, यूपीपीएससी में भी पूछा हुआ है 2022 में। लीड बैंक स्कीम क्या होता है? गवर्नमेंट ने एक एक बैंक को बताया कि भाई आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन कराना है इन 25-30 विलेजेस में। तो 25-30 विलेजेस की समूह बना दी गई और एक बैंक को लेटर से कि SBI को दे दिया कि भाई आप इन 25-30 विलेज के अंदर लोन और पैसे का जमा होना, खाता खुलना, मतलब यू विल बेसिकली ट्राई टू डू फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर दोज विलेजेस, है ना। तो इसे हुआ था लीड बैंक स्कीम के तहत ये आया था। नेक्स्ट बहुत पुराना है ये सब, है ना, रिगार्डिंग, इसलिए बहुत मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए अटल पेंशन योजना के बारे में आपको एक चीज बता दूं, ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए था कि आप कुछ पैसा जमा करें और आपको रिटायर होने के बाद पेंशन मिलेगा 1000 से 1K से 5K के तक, है ना। इट इज मिनिमम गारंटेड पेंशन स्कीम टारगेट एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो ऐसी पेंशन मिलता था, है ना। ये अलग बात है अब हर जगह से पेंशन हटाई जा रही है मोदी सरकार द्वारा, ठीक है। तो 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट, 1 होते ये ऑप्शन गया। ओनली 1 मेंबर ऑफ फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम, ये गलत बात है, एवरी मेंबर कैन ज्वाइन, है ना। जो भी उस एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। देयर इज नथिंग सो दैट अडल्ट जो है अडल्ट ज्वाइन कर सकता है। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर स्पाउस ऑफ लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ, सही बात है। अगर मानो हस्बैंड के नाम पे पेंशन है, उसकी डेथ होगी तो वाइफ को सारा पैसा मिलेगा, हाफ वाफ नहीं, ठीक है। सो 1 and 3 इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, है ना, मुद्रा योजना क्या था भाई कि एंटरप्रेन्योरशिप को, MSME सबको बढ़ाने के लिए लोन दिया जाएगा, है ना। तो आज के डेट में क्या था, पहले मैं इसका आंसर बता दूं फिर अलाइड इन्फॉर्मेशन दूंगा। ब्रिंगिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ये ऑप्शन हो सकता है, सेंसिबल लग रहा है। प्रोवाइडिंग लोन टू पुअर फार्मर्स फॉर कल्टिवेटिंग पर्टिकुलर क्रॉप्स, गलत बात है, ये मैन्युफैक्चरिंग से था रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। प्रोवाइडिंग पेंशन से नहीं था रिलेटेड। फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन स्किल डेवलपमेंट, गलत बात है। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। पर कुछ अलाइड इन्फॉर्मेशन दे दूं, है ना, कि मुद्रा स्कीम के अंदर, है ना, क्या होता है भाई,
जो लोन मिलता है वो कोलेट्रल फ्री होता है, मतलब वो कुछ भी गिरवी नहीं रखना है उसके लिए। नेक्स्ट, नॉन फार्म लोन्स मिलता है, खेती के लिए नहीं मिलता है ना, कि आप चाहेंगे कि मैं खेती के लिए लूँ, नहीं मिलता है। अब इसे कुछ कैटेगरी होती है ना, जैसे शिशु, शिशु एक कैटेगरी रखा गया है जहाँ 50,000 तक मैक्सिमम लोन मिलता है। देन आता है किशोर, पता ना, शिशु देन किशोर अवस्था, उसी तरह से किशोर, वहाँ 5 लाख तक लोन मिल सकता है आपको मैक्सिमम। देन आता है तरुण, तरुण में 10 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। ये लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, लेटेस्ट डेटा, दिस इज लेटेस्ट डेटा। और एक नया कैटेगरी आया है तरुण प्लस, जहां पे आपको 20 लाख तक का लोन मुहैया कराया जाता है, ताकि आप एंटरप्रेन्योरशिप आए, बिजनेस को बढ़ाएं, है ना। विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी 2016 के समय आया था, मोदी सरकार के आने के बाद कुछ जो जैसे जनधन योजना, मुद्रा योजना, ये सब स्कीम थी, है ना। अंडर इस स्कीम फार्मर मिल्स हैव टू पे यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप। देखिए बिल्कुल गलत बात है, जो भी थोड़ा पढ़ा है वो इतना जानता है कि खरीफ क्रॉप के लिए अलग रेट है, इंटरेस्ट रेट है शायद 2%, है ना, मैं आपको बता ही देता हूँ एग्जैक्ट। खरीफ क्रॉप के लिए है 2%, रबी के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चर के लिए 5%। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। द स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, बिल्कुल ये सही बात है, ओनली 2 इज राइट आंसर। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कुछ देखो, यूपीएससी जिस वक्त ये लॉन्च हुआ उसमें बहुत डीप में जाती है, बाद में सुपरफिशियल पूछती है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड कब का है, स्कीम 2020 में पूछा है ना। तो खैर कोई नहीं, कई सवाल छोड़ने के लिए बता, मैं बार बार कह रहा हूँ सर आप कैसे टीचर, आप छोड़ने की बस सलाह देना, बिल्कुल। प्रीलिम्स बहुत अलग गेम है, नॉलेज से इसका बहुत ही कम लेना देना है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज बीन लॉन्च फॉर, आपको पता है हर आदमी का खाता खुलेगा, है ना, जीरो बैलेंस पे भी। प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन गलत बात है, सेल्फ हेल्प ग्रुप गलत बात है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सभी का खाता खुलेगा, तो उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा था, जैम ट्रिनिटी का यूज हुआ तो करप्शन कम हुआ, तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। जो लोग कल को पैसा किसी दूसरे जगह से उठाते थे, सेठी से, शॉप से, ब्रोकर से, दलाल से, है ना, वो अब पैसा डायरेक्ट अकाउंट है तो बैंक से लोन ले सकते हैं। इस तरह लोग अपने पैसे किसी ऐसे जगह रखते थे, आप जैसे एक सुनते होंगे आप, दिल्ली के अंदर एक कल्चर चलता है कमेटी का, है ना, कमेटी का कल्चर चलता है दिल्ली एनसीआर में, लोग पैसा रखते हैं कमेटी में। अब मेरे एरिया में ऐसा हुआ कि कमेटी वाले ने 20 करोड़ रुपया लेके भाग गया कनाडा पूरे परिवार के साथ, तो वो क्या है, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो अब बैंक में रहेगा, माने एसबीआई में आपका पैसा रहेगा, थोड़ा ना एसबीआई वाला कहाँ भाग जाएगा, या बैंक ऑफ बड़ौदा वाला कहाँ भाग जाएगा, लेकिन ये भाग सकते हैं। तो दिस इज फॉर इंक्लूजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंप्रूविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव टू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फो भी इसमें पास हुए। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी होता है, ये अनअकैडमी का है, पर अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको मतलब कि इससे नहीं, मेरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल इनसे अलग होता है। इसमें एक्सप्लेनेशन पुराने हैं, मैं लेटेस्ट डेटा उठा के आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तभी मैं कहता हूँ देखें, हालांकि बहुत कम लोग देख रहे हैं पर ठीक है, जो देख रहे हैं उनको फायदा होना चाहिए। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बजट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। छोटे छोटे 3-4 चैप्टर है, इकट्ठे में करा रहा हूँ ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन सिटीज लाइक पोल्ट्री, allied farming and wool rearing in rural areas exempted from any tax। नहीं, देखिए ये नहीं एक हार्श वर्ड यूज किया, एक तो ये भी ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए ये एग्जेम्प्ट होते हैं लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस होते हैं, है ना, वो जानने की कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है, सबके लिए अलग अलग होते हैं, कितना रटेंगे। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कोई पता है फार्म लैंड टैक्सेबल इनकम से बाहर होता है, सो दिस इज करेक्ट। So 1 is not correct, 2 is correct. This is the right answer. Next. Capital assets create a liability or cause a reduction in the assets of the government. अब देखिए ये सवाल कैपिटल अकाउंट और दो फेमस अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट मैं आपको बता दूं और रेवेन्यू अकाउंट, है ना।
पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर जो भी बात होगी कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। अब दोनों के अंदर क्या होंगे भाई? कैपिटल अकाउंट के अंदर भी एक्सपेंडिचर होंगे, है ना, और आपके एक्सपेंडिचर होंगे, और क्या होता है, और रिसिप्ट होगा। तो देखिए कैपिटल अकाउंट जो होता है ना, नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग होता है, और ये रिकरिंग नेचर का होता है रेवेन्यू अकाउंट, है ना, रिकरिंग नेचर का होता है। ये वन टाइम होता है, ये रिकरिंग होता है। ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है, लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। रिसिप्ट के बारे में पूछा है तो बता दो, है ना, लाइबिलिटी क्रिएट करता है। जैसे मैंने कहीं से लोन लिया तो मुझे उसे मार्केट से, तो मुझे उसे चुकाना भी है, तो लाइबिलिटी जिम्मेदारी क्रिएट हुई, तो सही बात है ना। और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मैंने डिसइन्वेस्ट कर दिया, कोई चीज़ बेच दिया, मैंने गवर्नमेंट की संपत्ति बेच दी, गवर्नमेंट ने मानो पीएसयू बेच दिया, तो उससे पैसा आया, तो कहीं ना कहीं एसेट्स गवर्नमेंट की कम हुई, तो इसी को कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसिप्ट, बिल्कुल अभी मैंने बताया। मार्केट से आप पैसा उठा रहे हैं, तो गवर्नमेंट पैसा उठा रही है, तो वो एक तरह की लाइबिलिटी है, उसको लौटाना है। डिसइन्वेस्ट कर रही है तो एसेट्स कम हो रहा है, सो दिस इज करेक्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑन द ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए इंटरेस्ट पेमेंट हमेशा याद रखिएगा, जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, मैंने मृणाल सर की बात आपको बताता हूँ, इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो रेवेन्यू अकाउंट पे आता है, और रेवेन्यू अकाउंट लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता है। सो इंटरेस्ट कभी भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ओनली 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक, डिटेल के लिए आपको भाई देखिए, फिर वो आपको डिटेल इकोनॉमिक्स जाननी होगी, बहुत लंबा टॉपिक है, करंट अकाउंटेंट आपका रेवेन्यू, और सॉरी करंट तो होता है रेवेन्यू अकाउंटेंट, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, अभी देखिए डेफिसिट पे सवाल है। सपोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़, रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज 60,000 करोड़, the government budget also shows a borrowings of 10,000 crore and interest payment 6,000 crore. Which of the following are correct? रेवेन्यू डिफिसिट इज 20,000 करोड़। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू अकाउंट पे होता है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है भाई? 80,000 करोड़, रेवेन्यू रिसिप्ट 60,000 करोड़, तो 20,000 करोड़ इज रेवेन्यू डेफिसिट, करेक्ट। फिजिकल डेफिसिट इज 10,000 करोड़, है ना। अब फिजिकल डेफिसिट जो है वो फिजिकल डेफिसिट जो है वो 10,000 करोड़। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है आपको बता दो। फिजिकल डेफिसिट बेसिकली जो होता है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, आप समझ रहे होंगे कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग क्या होता है ना, ये होता है फिजिकल डेफिसिट। अब इस नाते अगर हम लोग देखें तो द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोस बोरिंग्स ऑफ 10,000 करोड़। अब 10,000 करोड़ की बोरिंग शो कर रहा है, तो आपको भी पता है फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट जो है ना, मान लीजिए मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है मान लीजिए कि 10 रुपया, और रिसिप्ट है 8 रुपये, तो 2 रुपये का लॉस है, उसी को हम पूरा करने के लिए 2 रुपये बोरो करेंगे, तो 10,000 करोड़ बोरो किया जा रहा है, दैट इज फिजिकल डिफिसिट, बिल्कुल करेक्ट है। प्राइमरी डिफिसिट इज 4,000 करोड़। प्राइमरी डिफिसिट इज व्हाट? फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट, है ना, जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसको हटा जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट का तो हमें 6,000 करोड़ है ना, कितना है? 6,000 करोड़। और फिजिकल डेफिसिट जो है, फिजिकल डेफिसिट है आपका, फिजिकल डेफिसिट है आपका यहाँ दिया हुआ 10,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 6,000 करोड़, so this comes out to be 4k crore. So this is also correct, so all the three statements are correct. Fourth, अब देखिए 2025 के सारे सवाल है, यूपीएससी अब देखने लगे हैं, आप सिर्फ रट के तो नहीं आ रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग तो है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग तभी होगा जब आपको बिल्कुल फॉर्मूला ध्यान होगा, है ना। एक और चीज मैं आपको यहाँ ऐड कर दूं, फिजिकल डिफिसिट हो गया, रेवेन्यू डिफिसिट हो गया, प्राइमरी डिफिसिट हो गया, ईआरडी 2012 में एक चीज इंट्रोड्यूस हुआ था, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, ईआरडी। ये क्या होता है भाई?
आपको लग रहा है रेवेन्यू डेफिसिट का ही एक टाइप है। तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जो एसेट क्रिएशन के लिए पैसा दिया गया है ना, वो तो एक तरह कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो एसेट क्रिएशन के लिए जो पैसा दिया गया है उसको हटा देंगे तो दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। एक ऑर्डर भी है जो पूछा जाता है, फिस्कल डेफिसिट सबसे बड़ा है, दैट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज ग्रेटर देन प्राइमरी डेफिसिट एंड द लीस्ट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये ऑर्डर भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फिर उसी से मिलता जुलता सवाल, थोड़ा सा मैं जगह क्रिएट कर दूं। अभी छोटे पे कर रहा हूँ, आप लोग अगर सपोर्ट करें तो आगे चल के बड़ा सेटअप भी ले लूंगा, है ना। A country's fiscal deficit stands as 50,000 crore. It is receiving 10,000 crores through non-debt creating capital receipts. The country's interest liabilities are 1,500 crore. तो व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट? अभी बताया था भाई, कुछ सोचना ही नहीं है, अभी कुछ सोचना ही नहीं है। ये क्या हो गया? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। सो फिस्कल डेफिसिट इज 50,000 करोड़ माइनस लाइबिलिटी कितना है 1,500 करोड़, तो ये 48.5 CR हो गया, 48,500 करोड़, करेक्ट। With reference to India's decision on equalization levy of 6% on online advertisement offered by non-resident entities, अब गूगल जैसे इंडिया में ऐड कर रहा है, उससे पैसा कमा रहा है, तो गूगल इंडिया का तो है नहीं, नॉन इंडियन एंटिटी है, उस पर इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि हम टैक्स लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड इक्वलाइजेशन लेवी। इट इज इंट्रोड्यूस एट पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बिल्कुल गलत बात है, इनकम टैक्स से इक्वलाइजेशन लेवी का कुछ भी लेना देना नहीं है। NRI, non-Indian entities that offer ad in India can claim a tax credit in their home country under DTA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये भी गलत बात है, कोई DTA इसके अंदर नहीं आता है ना। सो दिस इज ऑल्सो नो, सुनना इधर। अब DTA क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मान लीजिए दो कंट्री है, इंडिया एंड लेट अस से USA। एक चीज है जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, इंडिया में भी टैक्स दे रहा है और USA में भी टैक्स दे रहा है, सेम बिजनेस को यूज करके। तो होता है कि भाई DTA का यूज करके हम एक जगह टैक्स माफ करवा सकते हैं, क्योंकि सेम काम के लिए दो जगह टैक्स देना दैट इज वो सही नहीं है, दैट इज नॉट प्रूडेंट इकोनॉमिक प्रिंसिपल, है ना। पर ये कवर उसमें नहीं होता इक्वलाइजेशन लेवी। नेक्स्ट, ऑलरेडी हम पॉलिटी में सवाल कर लिए थे, फिर देख लेते हैं। राज्यसभा हैज नो पावर टू ईदर रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, ट्रू। राज्यसभा कैनॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ट्रू। राज्यसभा कैनॉट डिस्कस, ये गलत बात है, बजट को बखूबी डिस्कस करता है, सो 1 and 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड ऊपर, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बजट डिवीजन होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर बजट डिवीजन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वो करता है बजट। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, 1 के रॉन्ग होते, ये गया ये गया। No amount can be withdrawn from CFI, that is Consolidated Fund of India, without authorization of Parliament, बिल्कुल सही बात है, सत्य है। All disbursement from public account needs authorization, गलत बात है, ये एग्जीक्यूटिव से ऑपरेट होता है। सो दैट इज ओनली 2 इज द राइट आंसर, C। इस प्रकार देखिए डायरेक्ट टैक्स का सेगमेंट भी खत्म हुआ। लेट अस मूव टू इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें कम ही सवाल है GST से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। अभी 24 मिनट्स का ही लेक्चर हुआ है, 15 मिनट का आसपास और लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। अब देखिए 2018 में सवाल आया था, मैंने इसे छोड़ दिया था, है ना, क्योंकि एक एक चीज क्या क्या चीज एग्जेम्प्टेड है उसको जानना बहुत मुश्किल है। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स: सीरियल ग्रेन्स हल्ड, चिकन एग्स कुक्ड, फिश प्रोसेस्ड एंड कैन्ड, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल। कौन कौन इसमें GST के प्रीव्यू से बाहर है? देखिए आज के परिवेश में सवाल और इररिलेवेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं ना, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें एग्जेम्प्टेड हैं, उसकी थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए
लाइव पोल्ट्री, मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसे पूरा तो लिस्ट नहीं दिया जा सकता, स्टिल बता दूं, है ना। लाइव पोल्ट्री मीट, पोल्ट्री फैट, एग्स, पोल्ट्री फीड, पोल्ट्री फीड, देन बाई प्रोडक्ट्स। अब पोल्ट्री से कोई बाई प्रोडक्ट्स आ रहा है, मान लीजिए कि पोल्ट्री का पैर और बाहर आ रहा है ना। फ्रेश फिश, रॉ सिल्क, रॉ जूट, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, अनब्रांडेड हनी, ये सब बाहर है ना जीएसटी के परव्यू से। बट लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, अब कितना चीज मैं बता सकता हूँ ना। तो सीरियल ग्रेन्स हल्ड ये था जीएसटी से बाहर। चिकन एग्स कुक्ड, ये भी जीएसटी से बाहर। फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, देखिए कैंड ऐसे एक मैं आपको एक थंब रूल दे सकता हूँ, पर वो हमेशा अप्लाई नहीं होगा। कैंड हो गया तो उसकी ब्रांडिंग होगी, ब्रांडिंग हो गई तो वो जीएसटी के अंदर आ जाता है। सो दिस इज नॉट। न्यूज़पेपर कंटेनिंग एड, ये भी था। तो 1 to 4 मैंने छोड़ दिया था। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी? अब ये देखिए एक अच्छा सवाल है। इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्स, सबको पता है वन नेशन वन टैक्स की कहानी कही गई थी, सो दिस इज करेक्ट। इट विल रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कुछ भी लेना देना इसका नहीं है, वो अलग कहानी है, इकोनॉमिक्स के अलग पार्टी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह, है ना। It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable India to overtake China. अब ये तो बहुत ही बेतुक की बात है कि हम जीएसटी लगा देंगे तो चाइना को हरा देंगे। कहाँ हरा दिया चाइना को अभी तक? तो चाइना का स्ट्रेंथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जीएसटी लाने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतनी तो ही ना बढ़ जाएगी। मैं ये साल सही गया था क्योंकि भाई पहला सही था, मुझे ध्यान था, 3 निश्चित गलत था, तो ये गया ये गया ये। पहली चीज बहुत होता था यूपीएससी में, अब इतनी ना भीड़ हो गई है कि अब ये चीज की एलिमिनेशन काम करना बहुत हद तक कम हो गया है। नेक्स्ट, द सेल्स टैक्स यू परचेज वाइल पेइंग टूथपेस्ट इज, अब देखिए लीव दिस क्वेश्चन। जीएसटी आने से पूरी टैक्स स्ट्रक्चर बदल गई है, वरना आप देखते होंगे पहले लक्ष्मीकांत में सेंट्रल स्टेट रिलेशन में बहुत ऐसा था, आर्टिकल 279, आर्टिकल 276, 277 इस तरीके से था कि टैक्सेस डिवाइड बाय सेंटर कलेक्टेड बाय सेंटर, टैक्सेस डिवाइड बाय सेंटर कलेक्टेड बाय स्टेट एंड सो ऑन करके, वो अब जानने की बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि जीएसटी रेजिम आने के बाद चीजें बहुत चेंज हो गई है ना। इस प्रकार ये भी चैप्टर खत्म हुआ। लेट अस मूव टू वन लास्ट चैप्टर, 7-8 क्वेश्चन है और इसके साथ हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे आज का लेक्चर। फाइनेंस कमीशन ब्लैक मनी सब्सिडी से रिलेटेड है ना। पहला, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी, बहुत ईडी के छापे पड़वाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, तो ये तो सवाल आना लाजमी था। एनफोर्समेंट ऑफ फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स एक्ट, बिल्कुल सही बात है। इट वर्क्स अंडर सिक्योरिटी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बिल्कुल गलत बात है। याद रखिएगा ईडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, तो दिस इज रॉन्ग। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू enforces provision of custom act, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ट्रू। अब देखिए ये ऐसा सवाल आपको कहीं लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं ना, वहाँ आपको विजिल रहना होगा। तभी मैं कहता हूँ कि सिर्फ करंट अफेयर मैगजीन मदद नहीं करेगा, ठीक है, करंट अफेयर मैगजीन मदद नहीं करेगा, यू हैव टू बी वेरी मच एक्वेंटेड विथ न्यूज़पेपर, ठीक। नेक्स्ट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, ये बिल्कुल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के साथ काम करता है ना। कैरिंग आउट एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, करेक्ट है। सो ओनली 2 रोज आर करेक्टली मैच्ड। Which of the following statements with regard to recommendations of 15th Finance Commission are correct? It has recommended grant of 4800 crore from year this much to this much। देखिए जनरली डेटा जो है ना इस तरह के यूपीएससी गलत नहीं कोट करता है, जनरली डोंट टेक इट टू बी यूनिवर्सल रूल, गलत हो भी सकता है, पर इसका एक स्टेटमेंट ऐसा जरूर देगा जिससे आप पूरा का पूरा सवाल तोड़ सकते हैं।
45% ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। 41% सबको पता है कि 50 पहले 42% था, फिर 41% हुआ इस बार 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा। तो 2 इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 2 रॉन्ग होते, ये गया, ये गया, ये गया। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरा भी डेटा पे 45,000 करोड़, किसी को डेटा याद नहीं रहता है, ठीक है। फोर्थ, इट री इंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवार्ड फिशल परफॉर्मेंस। बिल्कुल टैक्स एफर्ट था कि जिस भी स्टेट का, है ना, जिस भी स्टेट का टैक्स टू जीडीपी, जीडीपी स्टेट के केस में जीएसडीपी होता है, वो हाई होगा, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो दिस इज करेक्ट, है ना। सो 134। नेक्स्ट देखिए, 15th फाइनेंस कमीशन से ही सवाल आया 2023 का, मुझे अच्छे से याद है कि क्या क्या क्राइटेरिया रखा था 15th फाइनेंस कमीशन ने, है ना। वो टैक्स डिवोल्यूशन का। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, कौन बर्थ रेट कंट्रोल किया, वो सही बात है। फॉरेस्ट किस, कहाँ फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, वो भी सही बात है। गवर्नमेंट गवर्नेंस रिफॉर्म्स, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, ये भी सही बात है। टैक्स तो अभी आपने ऊपर पढ़ा, है ना। तो 125। अच्छा, अगर मैं बात करूं गवर्नर रिफॉर्म्स, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेबल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तब तो बिहार को कुछ मिलता ही नहीं। ऐसे मैं आपको और डिटेल में बता दूं कि क्या क्या था। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को था 12.5% वेटेज दिया गया, ठीक। इनकम डिस्टेंस या इनकम को दिया गया था 45% वेटेज। स्टेट के पॉपुलेशन को दिया गया था 15% वेटेज। एरिया ऑफ द स्टेट को दिया गया था 15% वेटेज। फॉरेस्ट कितना कवर है स्टेट के अंदर, फॉरेस्ट एरिया, उसको दिया गया था 10% वेटेज। और टैक्स एफर्ट्स या आप यूं कहें, जो जीएसडीपी रेशियो मैंने आपको बताया, टैक्स टू जीएसडीपी रेशियो, उसको दिया गया था 2.5% का वेटेज। सर इसको रटना चाहिए, बिल्कुल रट लेना चाहिए, बिल्कुल रट लेना चाहिए, मैं तो कहूँगा मस्ट। मैच द कॉलम दे देगा उठा के, है ना। सो उस नाते ओनली 3, ओनली, हाँ 3। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स टॉक्ड इन द मीडिया रिसेंटली विथ रेफरेंस टू इंडिया। देखिए इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है ना, कि कोई फॉरेन कंपनी है, समझिएगा, कोई फॉरेन कंपनी है, कोई फॉरेन कंपनी है ना, वो अपने शेयर्स ट्रांसफर करती है ना, शेयर्स ट्रांसफर करती है, ठीक, अलग किसी दूसरे फॉरेन कंपनी में, किसमें, दूसरे फॉरेन कंपनी में। बट लेकिन जो एसेट है जिससे रिलेटेड ट्रांसफर हो रहा है, एसेट्स जो हैं वो लोकेटेड हैं कहाँ, इंडिया में। ऐसे ट्रांसफर को इनडायरेक्ट ट्रांसफर कहते हैं, ठीक। और इसे सारा चोचलेपन है टैक्स बचाने के लिए। और ये वोडाफोन केस से ये चीज फेमस हुआ था, है ना। केमेन आइलैंड और वगैरह का केस हुआ। तो आप कभी अगर मुनाल सर का लेक्चर देखे होंगे या, तो आपको ये चीज अच्छे से उन्होंने समझाया था, जो बाकी टीचर नहीं समझाते, स्कैम वगैरह, है ना। तो एसेट्स लोकेटेड है, ऐसे को इनडायरेक्ट ट्रांसफर कहते हैं। अब इसमें एक रूल है जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर जो ग्रेटर देन 50% ऑफ द वैल्यू, जो शेयर ट्रांसफर हो रहा है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 50% है और इंडियन एसेट से है, ठीक है, वैल्यू फ्रॉम इंडियन एसेट्स, तो वो क्या होगा, वो उस पर टैक्स लगा दी जाएगी, ठीक। इतना तो डिटेल में पूछा भी नहीं है, मैंने आपको अलाइड इन्फॉर्मेशन दिया। बाकी देख लेते हैं। एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्सेस टू फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट, ये भी नहीं है, ठीक। फोर्थ देख लीजिए डायरेक्ट, अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच से डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम एसेट्स इन इंडिया, दिस इज करेक्ट, ठीक है, ये मेरा सही हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग effects of creation of black money in India has been the main cause to worry to government of India। ब्लैक मनी की सबसे बड़ी चिंता क्या है, ऑब्वियस सी बात है, स्टेट जो आपका जो एक्सचेक्यर है उसको लॉस हो रहा है, ठीक, जिस पे टैक्स मिलता है उसका टैक्स इवेजन हो रहा है ना। फिफ्थ इज द राइट आंसर।
पॉलिटी में भी ये सवाल हम लोग किए हैं। 6th, इन इंडिया which of the following review the independent regulators like telecom, insurance? Ad hoc committee by parliament, correct. फाइनेंस कमीशन नहीं करता, नीति आयोग नहीं करता, हम लोग पहले भी किए हैं। सो 1 2 4 इज द राइट आंसर। 1 2 एंड 4। अच्छा सॉरी, एक सेकंड। 1 एडॉक कमेटी में पार्लियामेंट करता है, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज करती हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन नहीं करता, नीति आयोग नहीं करता, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, हाँ ये भी नहीं करता है। सो ओनली 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जनरली बंटवारा करता है, नीति आयोग ओवरऑल प्लानिंग कमीशन के रोल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, उस रोल में होता है। जैसे आजकल नीति आयोग विकसित भारत का, मुझे भी मेल आया है इंटरव्यू के बेसिस पे विकसित भारत को ज्वाइन करने के लिए, है ना, विकसित भारत पे वर्क कर रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है, FSLRC, है ना, ये भी इस चीज को नहीं देखता है। विथ रेफरेंस टू बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, उस समय बहुत बेनामी 2016 में आया था, ठीक है, तो इसलिए सवाल है। प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज अ बेनामी ट्रांजेक्शन इफ द ओनर इज नॉट अवेयर ऑफ ट्रांजेक्शन, गलत बात है। अगर बेनामी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, समझ रहे किस बेनामी ट्रांजेक्शन तो समझते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है पर मैं टैक्स बचाने के लिए कोई और खेल रहा है उसके साथ, ठीक है, कोई और बेच खरीद कर रहा है, तो वही कह रहा है, अगर मुझे नहीं पता हो तो उसे बेनामी नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है कि अगर आपको नहीं पता है तो भी बेनामी बेनामी कहलाएगा। प्रॉपर्टीज हेल्ड आर लायबल फॉर बिल्कुल बेनामी ट्रांजेक्शन जो होता है वो उसे कॉन्फिस्केट कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं बेनामी ट्रांजेक्शन क्या होता है? मेरे पास बहुत जमीन है, मैंने एक जमीन अपने ड्राइवर, माली, कूली सबको बांट दिया, वो आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए। मैं करूंगा तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए। तो इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड बेनामी ट्रांजेक्शन, किसी और का प्रॉपर्टी किसी और के नाम से ट्रांजेक्शन हो रहा है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर 3 अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशंस बट डज नॉट प्रोवाइड एनी एपलेट मैकेनिज्म। अब देखिए एपलेट मैकेनिज्म है, बिल्कुल है, एपलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है, एपलेट ट्रिब्यूनल है, स्पेलिंग गलत हो गई, so this is wrong statement, so only 2 is correct। आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना, आपको ये क्लियर होगा। तो बेनामी ट्रांजेक्शंस में अगर ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि आपको पता नहीं है ना, जो ओनर है उसको नहीं पता है, ठीक है, ठीक है। देखिए इस प्रकार आज का जो एक सेशन था वो एंड हुआ, है ना। आप लोग कम देख रहे हैं, मैं कहता हूँ PYQ जरूर देखिए, और बहुत ही डिटेल्ड बता रहा हूँ, बिल्कुल देसी तरीके से, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे और प्रोनाउन अनाउंस हो गया, जैसे मैं कहा था आज नहीं ला पाया, HYTS लाऊंगा, जनरली उसके 2 छोटे छोटे 10-10 मिनट के लेक्चर, ताकि आप उसको सीख सके, ठीक है। पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।